नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। आज रात का चांद अपने पूरे शबाब पर नहीं बल्कि अंधेरे की चादर में कैद है। भारत के कोने कोने से तस्वीरें आ रही हैं, लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कहीं वैज्ञानिक इसे दूरबीन से परख रहे हैं, कहीं लोग परंपरा और आस्था के हिसाब से व्रत और उपवास कर रहे हैं। और विज्ञान की भाषा में कहें तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ चुकी है और जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है। ये सबसे लंबा काल यहां पर नजर आता है। 122 साल के बाद ये एक संयोग बन रहा है। 3 घंटे 30 मिनट तक ये जो ग्रहण है ये देखा जाएगा। इसके अलावा ही जो ये आपको चंद्रमा का कलर है, जो रंग है, वो बदला हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, बेंगलुरु, कोलकाता और लखनऊ की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो वहां अभी हल्की सी छवि नजर आनी शुरू हो गई है। यानी जो कहते हैं ना तांबे का कलर, आप इसको रेड मून कह लीजिए, आप इसको ब्लड मून कह लीजिए, वो नजर आना शुरू हो चुका है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। और खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं और ऐसे भी हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझा रहे हैं, इसका क्या असर, ये क्या है, क्यों है। और बहुत जो ज्योतिषी हैं वो अलग अंदाज में हमको ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा प्रवीण जी ये है, क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे लोग अलग अलग वर्णन करते हैं, खासतौर पर इसमें विरोधाभास 2 चीजों में, मतलब वैज्ञानिक इसको अलग दृष्टि से देखते हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं वो अलग दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अभी सबकी जहन में अगर एक सवाल होगा, क्योंकि जो भी टीवी देख रहा होगा या जिसको आज पता होगा कि चंद्र ग्रहण है, वो आज उस लम्हे को देख लेना चाहता है। वो भी देखना चाहता है कि ये कैसा दिखता है, ये रेड मून कैसा दिखता है, ये ब्लड मून। तो सवाल फिर वही है कि क्या आप ऐसे नंगी आंखों से देख सकते हैं कि ज्योतिष जो है वो ये मानते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते तो उसके क्या नुकसान आपके हिसाब से होते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, जो चंद्र ग्रहण है और सूर्य ग्रहण है, दोनों अलग अलग चीज है। तो जब सूर्य ग्रहण देखने की बात आती है तो सूर्य से बहुत सारी ऐसी किरणें निकलती हैं उस समय, ग्रहण के समय, जो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। लेकिन चंद्र ग्रहण से ऐसी कोई रेज नहीं निकलेंगी कि आप चंद्र ग्रहण देखेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप चंद्र ग्रहण को बिल्कुल भी देख सकते हैं। कोई भी अपने मन में किसी भी तरह का डाउट ना रखे। अगर आपकी जिज्ञासा है, आप जाग रहे हैं, तो आप जो है चंद्र ग्रहण भी देख सकते हैं। और आज तक में हम लोग बैठे हुए हैं, आप आज तक में देखेंगे तो आपको भारत के अलग अलग इलाकों से चांद कैसा दिख रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया के अलग अलग इलाकों में चांद कैसा दिखाई देगा ग्रहण के दौरान, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप आज तक देखते रहिए, इसमें भी देखेंगे। बाहर निकल के अगर आपके इलाके में जो है वायुमंडल साफ है, आकाश में जो है कोई दिक्कत नहीं है, बादल नहीं है, तो आप अपने घर से निकल के भी चांद के दर्शन कर सकते हैं। हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा धर्म चंद्र ग्रहण को नेकेड आई से देखने के लिए मना नहीं करता। सूर्य ग्रहण को इसलिए मना करता है क्योंकि सूर्य ग्रहण से जब सूर्य ग्रहण लगता है तो मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी किरणें निकलती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा। अगर अभी मैं यहीं पर बात करूं इस पैनल में ही, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप इत्तेफाक रखते हैं राजकुमार जी कि इसको देख सकते हैं नेकेड आई से, कोई नुकसान नहीं है? क्योंकि ज्योतिष क्या सबको अलग अलग तो नहीं बताता होगा, लेकिन अगर ज्योतिषाचार्यों की भी राय भिन्न हो तो उसका क्या मतलब? फिर इंसान कैसे समझे कि देखना है या नहीं देखना? अर्पिता जी, देखिए, आप प्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणा। बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि इसको खुले नेत्रों से देखना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि ज्योतिष से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं कि विज्ञान उसे मानता है जो आंखों से दिखाई पड़ता है। ज्योतिष में इसके ज्यादा, ज्योतिष बिना आंखों से देखी हुई, ज्योतिष का मतलब ही है जो प्रकाश में है, जो सामने है? तो प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, जिसमें चंद्रमा और सूर्य ये दोनों साक्षी हैं कि ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है। अब ऐसी स्थिति में यदि हम खुले नेत्रों से चंद्रमा को, ग्रहण को देखते हैं, वहां पर डर चंद्रमा का नहीं है, डर वहां पर राहु का जो अटैक हो रहा है उससे हो रहा है, क्योंकि राहु जो है वो निगेटिविटी है। और जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि 2 बिंदु हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे का है, पूर्वा पर अर्थात पूर्व से पश्चिम का है, और छठा है याम्योत्तर जो उत्तर से दक्षिण का है। हर पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण नहीं होता, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता, लेकिन ग्रहण सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण,
चंद्र ग्रहण होता ही पूर्णमासी को है और सूर्य ग्रहण होता ही अमावस्या को है। देखिए, सूर्य की और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि है और सप्तम दृष्टि में 180 अंश के अंतर में जब चंद्रमा और सूर्य का अंतर होता है तब पूर्णिमा तिथि का निर्माण होता है, क्योंकि एक तिथि 12 अंश की होती है। जब सूर्य से चंद्रमा की दूरी 12 अंश की होती है तो वह प्रतिपदा तिथि का निर्माण करता है। सूर्य की जब दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी वह निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है। राहु के साथ चंद्रमा जब पड़ेगा वो पीड़ित हो जाता है, केतु के साथ सूर्य पड़ेगा पीड़ित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि चंद्रमा बहुत कमजोर है, हमारे मन का कारक है, जो कमजोर दिल वाले लोग हैं या प्रायः स्त्रियां हैं या भूत प्रेत इत्यादि बाधाओं से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों को चंद्र ग्रहण अत्यंत हानिकारक हो जाता है। उन्हें आंखों से ही देखने की तो बात दूर है, उन पर चंद्रमा की किरण भी ना पड़े, ये अपने घर की खिड़की इत्यादि को भी बंद करके रखना चाहिए। कमजोर दिल जो आपने महिलाओं को बोला है, आजकल तो वो इतना जिगरा लेकर रहती हैं। यहाँ हमारे साथ वान्या जी भी जुड़ गई हैं। वान्या जी, आप इत्तेफाक रखती हैं? धन्यवाद अर्पिता जी। आज तक के माध्यम से मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी, जो अर्पिता जी का सवाल है कि ग्रहण का, देखिए ग्रहण जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो टर्मिनोलॉजी ही अपने आप में थोड़ी सी नेगेटिव है। किसी भी चीज़ पर जो है ग्रहण लग जाना, इसका अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको अगर समझते हैं, इस टाइम पर साउथ नोड और नॉर्थ नोड, राहु केतु की जो एनर्जीज हैं, जो भी शास्त्री जी भी बात करे थे, वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में एक्टिव होती हैं, जिसका हमारी इमोशनल और हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जिन भी लोगों की कुंडली में चंद्रमा, अगर आपका मून वीक होता है तो हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ और कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी के इस तरह के इश्यूज जो हैं हमारी लाइफ में आते ही आते हैं। स्पेशली अब यहाँ से ये जो ग्रहण है, आज जो है पितृपक्ष का फर्स्ट डे है, जो सूर्य ग्रहण है वो पितृपक्ष के एंड डे पर जो है रहेगा। तो ये जो ग्रहण है ये अपने आप में थोड़ा सा मैं कहूँगी स्लाइट नेगेटिव है, क्योंकि ये रेड मून भी है। अब रेड मून जो है, आप देखिए, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि खाली ह्यूमन किंगडम ही नहीं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पर भी इसका इंपैक्ट आता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिन है या रात है। जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उसमें भी बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, तो कहीं ना कहीं ओशियन की जो टाइड्स हैं वो भी जो है बहुत ज्यादा हाई टाइड्स हो जाती है। तो इस टाइम पर मेंटली जिनका कुंडली में 6, 8, 12 में चंद्रमा है, राहु केतु के साथ अगर आपके चंद्रमा की युति बनी हुई है, कंजंक्शन में है, या फिर आपका चंद्रमा सूर्य या राहु के साथ या 6, 8, 12 में है, या फिर चंद्रमा नीच का है, इन सभी सर्कमस्टांसेस में एंजाइटी, ओवर थिंकिंग के इश्यूज, डिप्रेशन इश्यूज जो है बहुत ज्यादा आते हैं। ये ग्रहण जो है कुंभ राशि। यहाँ पर प्रश्न है कि खुले नेत्रों से चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं या नहीं? जी, यदि देखते हैं तो उसमें नुकसान क्या है? हाँ जी, चंद्र ग्रहण को देखने से उसका नेत्रों से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि नेत्रों का संबंध सूर्य के साथ में है। तो इसलिए अगर चंद्र ग्रहण को आप खुले नेत्रों से देखते हैं तो मेरी समझ से तो कोई, प्रवीण जी की बात को मैं आगे करता हूं कि कोई दोष नहीं है। लेकिन आप देखने के लिए तो कह रहे हैं, वहाँ दूसरा शब्द आप ये भी तो कह रहे हैं कि राहु की जो नेगेटिविटी है उसका इम्फेक्ट आपके ऊपर प्रभावित रहेगा। आप तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि घर की खिड़कियां भी बंद कर लीजिए, बंद करके रखना चाहिए, लेकिन वो उसके लिए है जिस नक्षत्र पर या जिस राशि पर ग्रहण का प्रभाव हो रहा है। जैसे कुंभ राशि पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। ज्योतिष की दृष्टि के अनुसार, जहां तक मैंने सूर्य सिद्धांत और ग्रह लाघव में मैंने पढ़ा है कि जिस नक्षत्र पर ग्रहण पड़ता है उस नक्षत्र के जातक को 6 महीने तक पीड़ित करता है, सामान्य सभी को 108 दिन तक पीड़ित करता है। और पार्टिकुलर उसी नक्षत्र का अगर व्यक्ति है, जैसे शतभिषा नक्षत्र का अंतिम चरण है, पूर्वा भाद्रपद का प्रथम चरण है, तो ये दोनों ही नक्षत्र के जातकों को 6 महीने तक पीड़ित करेगा। नहीं तो सारांश में आप क्या कह रहे हैं कि देखें या ना देखें? सारांश ये है कि मैं आचार्य प्रवीण मिश्रा जी की बात को एग्री करता हूं कि चंद्र ग्रहण को आप खुले नेत्रों से देखते हैं, उस नक्षत्र के नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी स्थिति में यदि उस ग्रहण को आप देख रहे हो तो नेत्रों में तो नहीं किसी प्रकार का असर, क्योंकि नेत्रों का वो ग्रह कारक ही नहीं है, वह कारक मन का है। वह जो स्वयं पीड़ित है ग्रह और स्वयं अपने आप में बलिष्ठ नहीं है, तो राहु निश्चित रूप से जो है कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रदान करेगा। देखना नहीं चाहिए। नहीं देखना चाहिए आपके हिसाब से?
आपके हिसाब से हाँ, मेरे हिसाब से नहीं वानिश? देखना चाहिए। यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि साइंटिफिकली अगर देखते हैं तो जो सूर्य ग्रहण है वो ज्यादा हमारी आइज के लिए डेंजरस है, लेकिन चंद्र ग्रहण हमारी आइज के लिए उस लेवल पर डेंजरस नहीं है। सूर्य ग्रहण का इंपैक्ट जो है हमारी रेटिना पर आता है, हमारे आइज के और पार्ट्स पर भी आता है, क्योंकि वो जो रेडिएशंस निकलती हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं। चंद्र ग्रहण का कंपैरेटिवली बहुत ही मिनिमल इंपैक्ट रहता है अगर आप इसे अपनी नेकेड आइज से देखते हैं, और इनकेस आप देख भी रहे हैं तो आप बाइनोकुलर्स यूज कर सकते हैं। बट वान्या जी देखिए, ऐसा है कि आप लोग ना बातों को मिक्स करते हैं। हम जब ग्रहण की बात आती है तो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उन ग्रहों की बात करता है जिनको हम देवत्व के रूप में पूछते हैं, जिन ग्रहों को हम देवता मानते हैं। तो वहां से किरणें कहां से, देवताओं से किरणें तो निकल करके कहां से आती? आप साइंस को भी उसके साथ जोड़ रहे हैं और ज्योतिष को भी जोड़ रहे हैं। तो यदि आप उसको विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो वहां से किरणें निकल सकती हैं, लेकिन जब हम सूर्य को देवता के रूप में मान रहे हैं या शनि को हम देवता के रूप में पूज रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र उन ग्रहों की बात करता है जो हमारी बात को सुनते हैं, जो देव रूप में हैं और उनकी हम पूजा इत्यादि करते हैं। तो वहां से किरण निकलने का तो कोई मतलब नहीं है। तो किरण किससे निकलती है? यदि इंद्र है या सूर्य है, जब हम उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको देवत्व रूप में पूज रहे हैं, तभी ना उसको राहु ग्रसित कर रहा है। और अगर आप उसको पर्वत के रूप में मान रहे हैं वैज्ञानिक भाषा में, तो वहां से किरणें निकल सकती है। नहीं, उनके कहने का मतलब ये कि प्रकाशित कर रहा है, तो प्रकाशित जब कर रहा है तो उसका प्रकाश जो है इफेक्ट कर रहा है, जो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अपनी चंद किरणों से समूचे ब्रह्मांड के अंधकार को नष्ट कर देता है। तो उसके पे जो प्रकाश जो मानव शरीर पे पड़ता है वो बात जो है कर रही है जो किरणों के विषय में उन्होंने कहा। देखिए, बाकी बात यहाँ अभी क्लियर नहीं हुई। बात यहाँ पे रोशनी की जो हो रही है, तो रोशनी की बात सूर्य से संबंधित है। यहाँ चंद्रमा की बात हो रही है, तो चंद्रमा को ना देखने का मेन कारण जो मैं अपनी जो है तो अनुभव और जो ज्योतिष में मैंने पढ़ा उसका बता रहा हूं कि चंद्रमा को इसलिए नहीं देखना है कि पीड़ित अवस्था में है, राहु ने ग्रसित कर रखा है। तो उस अवस्था में यदि आप उधर देख रहे हो तो नेगेटिविटी, उसकी जो ऊर्जा हो, हाँ, उसकी ऊर्जा आपके ऊपर जो है प्रभावित करेगी। किस पे प्रभावित करेगी? वो मन पे करेगी, चित्त पे करेगी, मना स्थिति पे करेगी, तो उस पे ये जो प्रभाव है वो इंस्टेंट मतलब तुरंत महसूस होता है या कुछ दिन के बाद? तुरंत तो नहीं महसूस होता, तत्क्षण तो नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे जो है हर चीज का जो है प्रभाव प्राप्त होता है। क्योंकि चंद्रमा ग्रह एक ऐसा है कि मन का कारक है। अभी हम यहाँ बैठे हैं और थोड़े ही समय के बाद हमारा मन जो है अमेरिका या कनाडा या कहीं किसी भी जगह एक क्षण में जो है पहुंच जाता है। इसीलिए ये ग्रह भी इतनी तीव्र गति से चलता है, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा शनि 30 वर्ष में लगा पाता है, एक राशि की परिक्रमा शनि 2.5 वर्ष में लगाता है। वही ये चंद्रमा जो है 2.25 दिन में एक राशि को जो है पार करता है और 27 दिन में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा को क्रॉस कर जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो लोग देखेंगे या जो लोग उस टाइम पे जो है खुले पोजीशन पे चंद्रमा का जो है दर्शन कर रहे हैं, उनके अत्यधिक प्रभाव करेगा मन के ऊपर और ज्यादा उनको प्रभाव करेगा। मैं शास्त्री जी की बात को बिल्कुल सहमत हूँ। अगर जाप करते हुए, मंत्रोच्चार करते हुए देखें तो भी नहीं देखना चाहिए। और मैं शास्त्री जी की उस बात को ऊपर करता हूं कि शतभिषा नक्षत्र या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र या कुंभ राशि का जो व्यक्ति है उसके लिए ज्यादा हानिकारक है, या जिसके 6ठे 8वें 12वें हैं, या जिसका चंद्रमा नीच का है, या जिसका चंद्रमा जन्म कुंडली में पीड़ित है, उसके लिए और ज्यादा हानिकारक है। देखिए, अगर मैं साइंस की दृष्टि से देखती हूँ तो डेफिनेटली रेडिएशंस तो निकलती ही निकलती हैं। मैं इस बात को अग्री करती हूँ कंप्लीटली, बिकॉज इट्स अ साइंस, इट्स अ स्टडी। ज्योतिष के अनुसार अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर यस, डेफिनेटली चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है, तो हमारी इमोशनल हेल्थ इंपैक्ट होती है। दूसरी बात, ये रेड मून है। क्यों ये रेड मून है, क्यों इसे रेड मून कहा जाता है? अर्पिता जी, मैं 2 मिनट का समय लूंगी यहाँ पर। ये रेड मून इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे विबग्योर में जो रेड कलर होता है उसकी अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो वो 620 से 700 नैनोमीटर होती है, जिसका जो वेवलेंथ है वो हाईएस्ट होता है। इसीलिए ये जो कलर है ये कहीं ना कहीं रेड है, और ये जो रेडिएशंस हैं जब ये पीक पर चला जाएगा अभी पोस्ट 1130, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार्मफुल होगा। ये 4 फेजेस में है। अभी जो हम देख रहे हैं ये एक पार्शियल फेज है,
इसके बाद जो है इसका जब मेन फेज, जो इसका पीक वाला फेज शुरू हो जाएगा, पार्शियल से ये जब कंप्लीट ल्यूनर एक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पर मुझे लगता है कि मेंटल टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, उस तरह के इमोशनल हेल्थ का इंपैक्ट होना उस टाइम पर और ज्यादा अभी करंट से एमिलियोरेट होगा, उस टाइम से ये करंटली बढ़ेगा। तो आप इस टाइम पर जो अगर मंत्र जाप करते हैं, जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस से हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। आपके इस टाइम पर नेगेटिव हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि मेलाटोनिन हो गया। तो इस तरह से तो जब आपके मंत्र जाप करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस में पॉजिटिविटी आएगी। चंद्रमा मन का कारक है, जिनका इमोशनली जो है, जो लोग वीक हैं, जो ओवर थिंकिंग में है, एंजाइटी में है, उनके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपने ईष्ट देव से कनेक्ट हुइए। मैं कहती हूं जो आपको आता है, अगर आपको मन नहीं भी आता, आपको जो इस टाइम पर आता है आप वो कीजिए। इट एक्ट्स एज अ कवर शील्ड। कुछ भी आप कीजिए, मेडिटेट कीजिए, आंखें बंद करके सिर्फ आप ध्यान लगा लीजिए, ईश्वर से अपने जीवन में बोलिए कि ऑल इज वेल। इस टाइम पर मेरे जीवन में जो भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हैं वो हो। ग्रहण का मतलब अच्छी चीजें भी अपने अंदर ग्रहण करना, नेगेटिव चीजों को अपने जीवन से निकालना भी। जी, इस समय सबसे ज्यादा अगर संजय शर्मा ही हैं जो उत्साहित भी होंगे, और इसको हम लकी भी कह सकते हैं क्योंकि हम सब तो यहाँ स्टूडियो में हैं और इस समय तो हम देख नहीं सकते, लेकिन संजय जरूर टकटकी लगाए आसमान की तरफ ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं संजय, क्या दिख रहा है? मैं जो देख रहा हूं, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूं। मैं अपने कैमरामैन अजय से कहूंगा, ये रेड मून है जिसको ब्लड मून भी बोलते हैं लोग। और ये वो ऐसी स्थिति है जिस समय चंद्रमा पूरी तरह ढक चुका है पृथ्वी की छाया से, और इसको पूर्ण सूर्य चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति अभी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। एक बार अगर अजय को बोलेंगे आप, एक बार थोड़ा और जो हमारे, क्योंकि हम लोग सिर्फ आसमान ही देख पाए, चंद्रमा तक हमारी नजर गई ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मुमकिन हो पाए, क्योंकि हम वहां तो है नहीं, लेकिन कैमरे की नजर से जरूर देख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ, अभी स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल चंद्रमा अजय यहाँ पर दिखा रहे हैं। मैं जब तक बताऊं कि यहाँ जैसे हाँ, ये अभी जो स्थिति है वो ये चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं, और इसे ही इसीलिए मैं आपको रेड मून भाग्यशाली कहते कह रही हैं। हूँ, क्योंकि कैमरे की नजर से हम उतना स्पष्ट देख ही नहीं पा रहे हैं जो आप इस वक्त नंगी आंखों से वहां पर देख पा रहे होंगे। लेकिन ठीक है, इस बीच हम तस्वीरें जरूर अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। रांची की हम दिखा रहे थे, कहां पर किस तरह से इस वक्त चंद्रमा बिल्कुल। नजर आ रहा है। और जो हमारे विशेषज्ञ भी बता रहे थे कि चंद्रमा मन का कार्य है, चंद्रमा मन सो जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग मन स्थिति के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ स्थिर बैठे हैं, कुछ बिल्कुल चंचल हैं। तो सबके अपने अपने मन की स्थिति के हिसाब से और यहाँ पर स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। जो भजन गाने वाली मंडली है, ये अभी थोड़ी देर पहले सारे लोग नाच भी रहे थे। तो सबके अपने अपने भावनाएं हैं। और इधर बहुत सारे लोग गंगा की धारा में कमर तक पानी में खड़े हैं, और पिछले लगभग घंटे भर से वो लोग जाप कर रहे हैं। तो आप और क्या इधर खुद भी में कोई आप बदलाव महसूस कर पा रहे हैं? जो गंगा आप की रेती ग्रहण पर से बैठे पहले हैं। भी वहां थे, ग्रहण के बाद भी वहां हैं, मन चंचल होता है, आप भी इंसान हैं, कुछ महसूस कर पा रहे हैं? नहीं, मैं तो शांति महसूस कर पा रहा हूं। मैंने अभी, जब तक आप लोग सारी चर्चा में व्यस्त थे, तो मैंने भी अपने जाप किए, मैंने भी अपने मन को स्थिर करने की कोशिश की। और जहां ये हमारे विद्वान बता रहे थे कि हाई टाइड आते हैं, तो ये सही है कि जब अमावस्या और पूर्णिमा होती है उस समय हाई टाइड आते हैं। लेकिन आज हाई टाइड ऐसा था कि लाल बाग के राजा को विसर्जन के लिए इंतजार, प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि वहां पर हाई टाइड इतना जबरदस्त था कि वो जिस नौका पर, जिस यान पर उनको बिठा के ले जाना था विसर्जन के लिए, वो इतनी अस्थिर थी कि गणपति उस पर विराजित ही नहीं हो पाए और बहुत देर उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो ये सारी चीजें हैं। और मैंने भी, चूंकि ये कहा जाता है, विज्ञान भी ये कहता है कि जब ग्रहण की स्थिति होती है उस समय नेगेटिव एनर्जी होती है। सूर्य ग्रहण में खास तौर से ज्यादा होती है, क्योंकि जिस समय जब प्रकाश डिविएट करता है, जैसे पृथ्वी बीच में आती है, चंद्रमा बीच में आता है, जिस समय सूर्य ग्रहण होता है, तो उस समय वो किरणें सीधी आती हुई किरणें मुड़ती हैं, और जब वो मुड़ती हैं
एंगुलेट होती हैं, कोण में जाती हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी को आगे बढ़ाती हैं, नेगेटिव एनर्जी पैदा करती हैं। तो ऐसे रेडियो एक्टिव जो वातावरण हो जाता है, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। इस मामले में हमारा ज्ञान और विज्ञान दोनों एक तरफ हैं, जो ये कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी होती है और नेगेटिव एनर्जी को दूर उससे लड़ने के लिए, उसके मुकाबले के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं, जिसमें स्नान है, दान है, ध्यान है, जप है, तप है, ये तमाम चीजें। लेकिन और प्रभाव क्या नेगेटिव पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहां पर जाप कर रहे हैं। वो तो वहाँ जो हैं वो जल में है एक तरह से, वो जल की गोद में है। तो कहते हैं कि गंगा पापम शशि तापम, गंगा हमारे पाप को नष्ट करती है और शशि मानी चंद्रमा हमारे ताप को नष्ट करता है। तो इस वक्त वो गंगा के संरक्षण में है और शशि यानी चंद्रमा की जो है उपासना या भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप गंगा यमुना कहीं अगर जल के पास है, जल तो के वहां पास से है, आप शिवालय नंगी आंखों से देख सकते हैं। शिवालय में हैं, वहां पे हैं, यदि वहां पे आप हैं तो आप उनके संरक्षण में हैं, उन देवताओं मतलब के अगर मंदिर में भी हैं, शिवालयों में, वहां पर भी जाके वो देख सकते हैं चंद्रग्रहण। मैं देखने के लिए नहीं कह रहा, वहां तो खुले में स्थिति होगी गंगा जी में, या किसी ऐसे स्थान पे है कि गंगा के किनारे हैं या किसी सरोवर के किनारे हैं, तो वहां तो परिस्थिति है, मजबूरी है कि खुले जगह पे है। लेकिन यदि शिवालय में है तो वहां कोई मजबूरी नहीं, वहां तो वो जो है ढकी जगह पे है। गंगा में है तो गंगा की गोद में है और माँ गंगा उनकी उस चीज से जो है रक्षा कर रही है, वहां वो तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, प्रतीक भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषी हैं। सर, अब क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे कि अभी बहुत सारे लोग होंगे जो चैनल देख रहे हैं या उनके मन में है कि हम ये देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, क्योंकि ये ऐसी घटना है जो इतने लंबे सालों में हो रही है और सबके मन में एक उत्सुकता है कि हम क्यों अपनी आंखों से इसको देखना चाहते हैं। देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे जो ज्योतिषाचार्य हैं सबकी अलग अलग राय है। विज्ञान कुछ अलग कहता है, ज्योतिषाचार्यों में भी भिन्नता नजर आती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, क्यों नहीं देख सकते हैं आप? सीधी सीधी सी बात। आप देखिए, साइंस जो कहता है उसके पहले जाऊंगा मैं, अपना मेरा ज्योतिष क्या कहता है। वराह मिहिर ने सबसे पहले भूकंप का ज्ञान का सीधा सीधा कोरिलेशन बताया था ग्रहण के साथ, और उन्होंने कहा प्राकृतिक वेग और वायु वेग में परिवर्तन आता है, इसीलिए जलीय तट पर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि नेपाल का एरिया, जैसा कि आप समुद्र के आसपास, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए उसके आसपास इस समय, कि ये क्योंकि घटनाओं का समय है। लेकिन कहीं पर भी शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि आप नहीं देख सकते। सूर्य ग्रहण की बात अर्पिता जी अलग है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। चंद्र ग्रहण आप देख सकते हैं। अब एक और चीज यहां पे जोड़ना चाहूंगा, आप समझिए इस बात को, हमारी जो उत्पत्ति होती है आपकी और मेरी बॉडी में 75 से 80% पानी है, साइंस कहता है, ये ज्योतिष भी कहता है, यही चंद्रमा की स्थिति है। और हमारा जीवन जन्म होता है जल से, क्योंकि माँ के गोद में गर्भ में जब हम होते हैं वाटर बैग होता है, वहां पे भी वो पानी से ही घिरा होता है, और हमारी मृत्यु होती है अग्नि में। तो जल और अग्नि की जो घटनाएं हैं, अग्नि की घटना सूर्य ग्रहण से, क्योंकि सूर्य को अग्नि का गोला बोला गया है और चंद्रमा को जल का प्रतीक बोला गया है, तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्योतिष को इस तरह से आप अपभ्रंश नहीं कर सकते हैं। ज्योतिष में कहीं नहीं लिखा कि आप ना देखें चंद्र ग्रहण को, साफ साफ लिखा सूर्य ग्रहण को आप ना देखें, चंद्र ग्रहण को बिल्कुल देखिए। लेकिन गर्भवती स्त्रियां खास तौर से परहेज करें। वो परहेज अर्पिता जी इसलिए बोला गया था, इस समय हाई टाइड की घटनाएं जैसा आप बोल रही थी, अभी दिखा रही थी, तो क्या होता है, मनोवेग में परिवर्तन आता है। पागल खाने में आज के दिन सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं, सोसाइटल घटनाएं होती हैं। वो मनोवेग, अगर आप चाकू छुरी कोई गर्भवती स्त्री सब्जी काट रही है, यू डोंट नो कि उनके मन में नेगेटिव ख्याल आता है और वो अपने को हानि पहुंचाते। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन हमारे बड़े बूढ़ों का ये था, हमने उसे गलत तरीके से प्रेजेंट किया। हमने उसे क्या प्रेजेंट किया, आप पेट में गोबर लगा लीजिए, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमने कहा घर से बाहर ना जाइए। अर्पिता जी, जब मैं पैदा हुआ था लाइट तब भी 18-14 घंटे से ज्यादा नहीं आती थी मेरे शहर में, और उसके एक पीढ़ी और पहले चले जाए लाइट थी ही नहीं। तो क्या होता था, इस वायु वेग प्राकृतिक परिवर्तन की वजह से सांप से लेके चीते तक सब बाहर आते थे। सर्पदंश की घटनाएं मैं नहीं कहता, गूगल कहता है, विकिपीडिया कहता है, 65% आज भी गांव में है। जब आप इस समय बाहर निकलेंगे तो सांप काटेगा, दिक्कत होगी। तो बड़े पूरे शायद हमें सही से तर्क नहीं दे के जाके बता पाए, लेकिन उनकी बातों में तथ्य है। और चंद्र ग्रहण को देखने की मनाही नहीं है, निश्चित तौर पर नहीं है। सूर्य ग्रहण को है, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अब इसकी हमारे साथ पूर्व वैज्ञानिक भी हैं मनीष जी, और हम इनसे समझेंगे एनर्जी को
को लेकर, क्योंकि साइंस उसको लेकर क्या कहता है, क्या कोई ऐसी एनर्जी महसूस होती है, उसको भी हम समझेंगे। सिद्धार्थ कुमार जी भी इस बीच हमारे साथ ज्योतिषी जुड़ चुके हैं, उनसे ये समझेंगे कि बाकी लोगों का जो मत है उनका मत क्या है, कि क्या नंगी आंख से चंद्रग्रहण देखना चाहिए और इसके क्या असर आपके जीवन में पड़ने वाले। तो साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण, इसकी शुरुआत हो चुकी है 9:58 से ही, और ये तकरीबन 3 घंटे 30 मिनट चलने वाला है। 1:27 पर लगभग ये खत्म होगा, और ये आज तक की कवरेज लगातार चल रही है। आपको बता दें 1:30 बजे तक लगातार हमारी ये कवरेज चंद्र ग्रहण पर चलने वाली है। इस बीच आपके सामने टीवी स्क्रीन पर रांची, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। कहां से चंद्रमा इस वक्त कैसा नजर आ रहा है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 122 साल के बाद ऐसा संयोग बना है जहां इस तरह से अब आज रेड मून कह लीजिए, ब्लड मून कह लीजिए, आप इसे देख सकेंगे। चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और ये महा कवरेज आप देख रहे हैं आज तक पर, जो लगातार चलने वाली है 1:30 बजे तक। हर तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, जैसे इस वक्त हमने टीवी स्क्रीन पर आपके सामने तस्वीरें रखी हैं दिल्ली, कोलकाता, रांची की और चेन्नई, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम की, जहां पर किस तरह से इस वक्त चांद आसमान में नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। इस वक्त सबसे दिलचस्प तस्वीर जो टीवी पे दिख रही होगी आपको, वो तिरुवनंतपुरम की है, जहां पर थोड़ा वो ऑरेंज कलर, जिसे आप कहिए रेड मून, वो हल्का हल्का सा दिखना शुरू हो गया है। खगोलीय घटना के तौर पर इसे देखकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी छतों पर हैं और चांद को देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आस्था में डूबे हुए हैं और वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस तरह से ही समझाया गया और वो उस तरह से अपने जो परंपरा है उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, उन्हीं सारे सवालों के जवाब यहां तलाशने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। और प्रवीण जी, मैं आपसे ये चीज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आगे बढ़ते हुए ये समझना चाहूंगी मैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको बहुत एहतियात के तौर पर कहा जाता है कि आपको बहुत एहतियात बरतने हैं। वो अपने जो पुरखे हैं, बड़े हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या करें क्या ना करें। क्या ऐसा ये ग्रहण काल है जो उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका क्या दुष्प्रभाव या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, हमारा जो शास्त्र है, अर्पिता जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये बड़ा जीवंत सवाल है। इस समय ये सवाल लाखों लोगों के मन में उठ रहा है। देश काल पात्र के हिसाब से हमारा शास्त्र इजाजत देता है कि आप क्या चीज करें क्या ना करें। आज सन 2025 में हम जी रहे हैं। आज अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, ऐसे लोगों पर ये जो नियम है ग्रहण के वो लागू नहीं होते। ये उन स्वस्थ लोगों पर लागू होते हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन पर गहरी आस्था रखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये मन की तो बात है और मन ही तो चंद्रमा का कारक हो, यही तो इतना चंचल है। आपका मन यही बताता रहता नहीं हम ठीक नहीं है, अस्वस्थ हैं, तो वो कैसे तय होगा कि वो स्वस्थ है कि नहीं? क्योंकि हर इंसान से अगर पूछने बैठिए तो हर इंसान कोई ना कोई तकलीफ तो बता ही देता है, हमें ये दिक्कत, मैं ऐसे ठीक नहीं। तो वो अपने हिसाब से मान लेगा, भाई मैं अस्वस्थ हूं, एक काम करता हूं, मुझे तो छूट मिल गई है। नहीं, जो मन में मान लीजिए कोई मानसिक रूप से परेशान है, वो अलग बात है। प्रेग्नेंट लेडी वाली बात पूरी कर देते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो जो है ग्रहण के दौरान अगर उनका स्वास्थ्य ठीक है, वो जाग करके किसी मंत्र का जाप करना चाहती है अपनी इच्छा से, तो उन्हें करना चाहिए मंत्र का जाप। और मान लीजिए कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें नींद आ रही है, तो बिल्कुल फोर्स ना करें अपने आप को और आपको सो जाना चाहिए। सुबह आप उठिए और स्नान ध्यान करिए, अपने घर के मंदिर की सफाई करिए, वहां पूजन कर लीजिए, कोई ऐसा नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। पहले आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है। दूसरी जो बात आपने कही कि मन परेशान है, देखिए मन परेशान 100% होगा क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है। तो जिसका मन परेशान है उन लोगों के लिए ही हम लोग यहां बैठे हैं बताने के लिए कि आप मंत्र जाप करिए। अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो उसका जाप कर लीजिए, नहीं तो ओम नमः शिवाय सबसे सरल मंत्र है, इसका बैठ करके जाप करिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, आप स्नान करें। अगले दिन प्रातः काल आप जो है आपके घर के पास जो देवालय हो वहां जाकर के शिवालय में भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद आप अन्न का दान करें। अन्न में क्या क्या करेंगे? देखिए, अन्न दान सबसे बड़ा दान माना जाता है और इजीली हर आदमी कर सकता है, सबके सामर्थ्य में आ जाएगा, बजट में आ जाएगा। चावल, दाल, आटा, नमक,
फल सब्जी इत्यादि ले लें, कुछ दक्षिणा रखें उसमें। आपकी इच्छा है तो मंदिर में पंडित जी को दान कर दें या आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ये जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर उतना असर नहीं डालेगी एज कंपेयर टू अदर पीपल, जो लोग ये सब नहीं करेंगे। तो ये हमारा शास्त्र ये कहता है कि आपका मन परेशान ना हो, आप नेगेटिविटी से दूर रहें, अच्छा, सिद्धार्थ जी, इसलिए जी। ग्रहण काल में आप ये कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी, चर्चा में आपको जोड़ते हुए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी गर्भवती स्त्रियों की बात हो रही है, तो फिर बहुत सारे सवाल होते हैं कि इस काल में ये जो अभी 3-3.5 घंटे का वक्त है, इसमें सोना चाहिए उन्हें या नहीं सोना चाहिए? क्या उन्हें भी वैसे ही जाप करना चाहिए? और क्योंकि हर 2 घंटे में प्रेग्नेंट लेडी जो है उनको कुछ खाने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं, तो ऐसे में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, जो प्रवीण मिश्रा जी बोल रहे थे, यहाँ पे शास्त्रों का जो मत है बहुत क्लियर है। आप अपने शरीर की सुने, आप अपनी आत्मा को कष्ट देकर या अपने अंदर पल रहे उस शिशु की आत्मा को कष्ट देकर कुछ अचीव नहीं करने जा रहे। अगर आपका शरीर आपका साथ दे रहा है तो आप जग सकते हैं, अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप आराम से सोएं। हाँ, जब भी आप जगे अगले सुबह में तो जो ग्रहण के बाद के जो उपाय हैं वो करें। अगर आप इस समय जगे हुए हैं तो इस समय आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे भगवान गणेश का गर्भ रक्षा मंत्र है, वो आज की परिस्थिति को देखते हुए, आज के ग्रह दशाओं को देखते हुए एक अच्छा मंत्र है जिसका जाप किया जा सकता है। अगर जाप करना संभव नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं, सुनने से भी आपको इसका सही परिणाम ही मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा मत यही रहेगा कि आप अपने शरीर के हिसाब से इसको डिसाइड करें। अगर जरूरत है, कुछ खाने की जरूरत है, बिल्कुल खाएं, और शास्त्र इसकी इजाजत देता है। देश काल पात्र के हिसाब से इसकी इजाजत बिल्कुल शास्त्र सम्मत। पिताजी, मैं जी। इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के लोग हैं कि उनको भूखे नहीं रह सकते हैं और भूख बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं, या उनको कोई दवाई लेना है, जिस प्रकार आपने गर्भवती महिलाओं की बात की कि उनको कुछ खाना चाहिए या नहीं, तो यह बड़ा स्पष्ट है कि ग्रहण काल में नहीं खाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। जैसे आप ड्राई फ्रूट खा लीजिए, खाने की इच्छा है तो जरूरी नहीं है कि आप उबला हुआ भोजन ही करें, दाल सब्जी रोटी यही खाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको अपनी भूख को शांत करना है तो आप ड्राई फ्रूट खा लीजिए। ड्राई फ्रूट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं होता, वो सूखा है वो। दूसरी बात, कच्ची चीजें जैसे फल हैं या दूसरी सब्जियां हैं, वो भी आप खा करके औषधि ले सकते हैं और भूख को अपनी शांत कर सकते हैं। अथवा नारियल पानी पी सकते हैं। ये ऐसी 3 चीजें हैं जिस पर ग्रहण का असर नहीं होता है। तो आप सब्जी या रोटी या उबली हुई चीजें, क्योंकि वो उसमें निश्चित रूप से विषाक्त हो जाती हैं और चूंकि सूर्य चंद्रमा की किरणें न आने के कारण उनमें एक विष उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हम उसमें कुशा या तुलसी डालते हैं, क्योंकि उसमें जो कीटाणु जीवाणु आ जाते हैं, तुलसी और कुशा में क्या है कि वो उन जीवाणुओं को खींच लेते हैं और उसके बाद भोजन ग्रहण के उपरांत उस तुलसी या कुशा को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, उसके साथ ही वो जीवाणु चले जाते हैं। तो उबली हुई चीजों को ना खाने के बजाय आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं और अच्छा, कच्ची सब्जियां या फल बहुत खा एक सकते basic हैं चीज़, या क्योंकि नारियल पानी पी सकते आप कह रहे हैं तुलसी रख दो, तो मतलब अगर पहले रात का खाना बनाया या सुबह का खाना बनाया उसमें आप कह रहे हैं तुलसी रख दो, तो तुलसी या कुशा दोनों। कितनी देर के लिए रखना होता है? मतलब अगर आप हैं। जब तक ग्रहण पड़ रहा है हाँ। तभी तक उसमें जब सूर्य चंद्रमा की किरणें आने लगेंगी तो स्वाभाविक रूप से उसमें जीवाणु कीटाणु नहीं आएंगे। वो जब तक चंद्रमा और सूर्य की किरणें नहीं आती तो उसमें वह दूषित हो जाता है भोजन पहले का बना हुआ, इसलिए उसमें डाला जाता है कि व्यर्थ न जाए, अन्न है व्यर्थ न जाए, इसलिए उसमें तुलसी या कुशा डाल दिया जाता है या दूर्वा डाल दिया जाता है, या आप जो है उसमें आम का पत्ता भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा जो तुलसी का गुण है होती है। बैक्टीरियल है तो तुलसी, इस कारण से, और ग्रहण के उपरांत आप उसको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए और वो भोजन शुद्ध हो जाता है, आप उसको ग्रहण कर अच्छा, सकते हैं। इसमें हम लोग बात ये भी कर रहे हैं कि आपको जब करना है, आपको तब करना है, तो जो लोग आप कह रहे हैं कि नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं वो खा लें, तो उनके लिए वो परीक्षा की घड़ी तो आसान हो गई। मतलब तब भी तो उसमें उतना ही महत्वपूर्ण रखता है जितना दान रखता है, जितना आपका मंत्रोच्चार रखता है। देखिए, तपस्या जो होती है वो तपने के लिए ही होती है। जैसे यहाँ अभी मिश्रा जी ने कहा और उनने भी कहा, बिल्कुल शास्त्र संगत बात कही, और यही सत्य है कि जो व्यक्ति का शरीर असाध्य है, रोगी है, या जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं,
जिनसे ऐसा नहीं हो पा रहा वो बिल्कुल ऐसा कर लें, उनके लिए शास्त्र जो है छूट देता है। लेकिन जो स्वस्थ हैं, निरोग हैं और वो जानबूझ करके यदि किनारा काट रहे हैं तो उनको इस टाइम पे खाया पिया जो भी कुछ कर रहे हैं उसका दोष उनको लगेगा। यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो नहीं यदि अपने आप को जो है मान लीजिए जग पा रही हैं, उनको जो है परेशानी है, तो सोते समय वो अपने इष्ट का या दीक्षित मंत्र का या ओम नमः शिवाय भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोएं, और जब जगें तब भी इस चीज का वो ध्यान रखें कि भगवान शिव का स्मरण करते हुए जगें। उनको वही प्रतिफल प्राप्त होगा जो पूरे ग्रहण के दरमियान में जो है मंत्र जाप का प्रतिफल प्राप्त होता है। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे शायद मिश्रा जी ने बताया ही है, लेकिन टाइम का मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जब सूतक काल लगता है उस वक्त आप जो है तुलसी दल है, दूर्वा है या आपका कुशाग्र है, आदि आदि चीजें उससे पहले डालनी होती है। बीच में डालने से आपको जो है फायदा नहीं मिलेगा। मतलब ग्रहण के समय नहीं डालना है, सूतक जब से लग रहा है तब से डालना है और निकाल पहले से। और उसको निकालना भी कब है? जब तक कि वो मोक्ष काल में ना आ जाए, यानी ग्रहण पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, तब तक आपको नहीं निकालना है। एक बात ये। अब जैसे बता रहे हैं कि आपको ये करना है, इससे ये लाभ होगा, तो देखिए निश्चित रूप से लाभ होगा, आप ऐसा करें। सबसे ज्यादा चीज है क्या? मेन चीज कहते हैं भावो ही विद्यते देवो न पषाणे न मृडनमय। भगवान किसी भी चीज में विद्यमान नहीं है, चाहे आपकी वो मूर्ति स्वर्ण की है, काष्ठ की है, पत्थर की है, कहीं भी विद्यमान नहीं। आपकी भावना जितनी ज्यादा भगवान के प्रति भावुक होती है, भगवान उसी में विद्यमान होते हैं। तो इस वक्त आप अपने आप को पूरा भाव विभोर होके और पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ उन मंत्रों का जाप करें, सुनिश्चित रूप से लाभ होगा। क्योंकि कहते हैं कि सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस पृथ्वी में, इस भूमंडल में हर पदार्थ विद्यमान है। जो अकर्मण्य व्यक्ति होता है वह प्राप्त नहीं कर पाता है। जो अपने कर्म से जो है अच्युत होता है, जो अपने आप को जो है कर्म के प्रति समर्पित नहीं रहता है, उसको वह चीज नहीं मिलती है। जो कर्म के प्रति समर्पित होता है, जो सतत प्रयास करता है, उसको निश्चित रूप से जो है सफलता मिलती है। और इसी का ये उदाहरण है कि जब जब कर्म और भाग्य में प्रतिस्पर्धा होती है तो भाग्य सदैव झुकता है और कर्म जीतता है। जिसको कहते हैं कि रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। जो बारंबार व्यक्ति प्रयास करता है उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जो हम लोग बता रहे हैं उदाहरण में कि आप ऐसा करें, इस तरह से करें, उसका लाभ निश्चित रूप से होगा तभी जब आपकी आस्था होगी, आपकी श्रद्धा होगी, आपके जो अंतःकरण की भावना है वो भगवान के प्रति भावुक होगी। ठीक है, मनीष जी हैं हमारे साथ, पूर्व वैज्ञानिक हैं इसरो के। मनीष जी, हमने ज्योतिष के आधार पर बहुत सारी चीजें समझी, सुनी। अब एक वैज्ञानिक के तौर पर आप इसे और कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और एनर्जी की बार बार बात होती है, उस एनर्जी का क्या वैज्ञानिक रूप से भी कोई असर है? कोई ऐसे एनर्जी फील आती है, चेंज होती है? क्या महसूस करते हैं एक वैज्ञानिक ऐसे घटनाक्रम पर? देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो सूरज को हम कभी भी हम खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, कभी भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों? हमारी आंखों में ये जो काली बीच का सेंट्रल पार्ट होता है, यहाँ पर एक लेंस बना होता है, वो सूरज की इमेज हमारी रेटिना पे बनाता है। तो जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास को पकड़ें और सूरज की रोशनी से कागज पे अगर इमेज बनाए तो कागज जल जाता है, राइट? ये तो बहुत बार बच्चों को हम साइंस में करके दिखाते हैं। वैसे अगर हम खुली आंखों से सूरज को देखेंगे तो हमारी रेटिना पे प्रॉब्लम आएगी। तो चाहे सूरज नॉर्मल हो या सोलर एक्लिप्स हो, हमें सूरज को कभी भी नहीं देखना चाहिए खुली आंखों से। ये तो एक जनरल पब्लिक के लिए एक बहुत जरूरी, मुझे लगा मुझे बताना जरूरी है। आपका ये बहुत बड़ा चैनल है, सब इसको देखते हैं। अब जब बात चांद की होती है, चांद की खुद की रोशनी नहीं है। चांद बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा है और वो धरती के तो अंदर फिर भी मोल्टन फॉर्म में मटेरियल है। चांद तो ये माना जाता है अंदर तक पूरा एक पत्थर है, उसके पास खुद की कुछ भी रोशनी नहीं है, उसके पास तो खुद की ताप ही नहीं है, उसका तो खुद का इंटरनल जो उसका हीट साइकिल है वही माना जा रहा है कि खत्म हो चुका है। तो जो सूरज की रोशनी चांद पर गिरती है, वो जब पलटकर हमारे पास आती है तो हमें चांद दिखता है। इसका मतलब चांद कुछ रेडिएट ऐसा नहीं कर रहा कि वो हम देखेंगे उसको तो हमारी आंखों पे कोई बैड इफेक्ट आएगा, ऐसा कोई रेडिएशन चांद से नहीं आ रहा। तो चांद को चाहे आप आज देखें, चाहे आप नॉर्मल डे चांद को देखें, आप उसको नॉर्मल अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। अब बात करते हैं, टाइड्स की बात कर रहे थे।
तो जब हम बात करते हैं समुद्र में वेव्स जो आती हैं, टाइड जो आती है, ज्वार भाटा कहते हैं जिसको, उसकी, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो कहीं ना कहीं भारत से शुरू हुआ। फिर न्यूटन ने उनको मैथमेटिकल फॉर्म में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो ये कहता है कि कोई भी अगर दो मास है, द्रव्य हैं, तो वो एक दूसरे पे जोड़ लगाएंगे, जो ग्रेविटेशन है। तो चांद धरती पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है, धरती चांद पे लगाती है, तभी वो एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं। धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है, चांद धरती के चारों तरफ घूम रहा है। चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल धरती पे लगता है, क्योंकि चांद पास है, चांद तकरीबन 4.25 किलोमीटर दूर है हमसे, सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो चांद का जो फोर्स धरती पे लगता है, उसके चलते हमें टाइड्स फील होती है, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, जो समुद्र में आता है। वहां पर भी ज्यादा फोर्स धरती पे लग रहा है, ना कि पानी पे। तो होता क्या, आप इसको ऐसे समझिए, ये धरती है और धरती पे समुद्र है। जब चांद का फोर्स धरती पर लगता है तो धरती खिसकती है, और उसके साथ जो पानी की सतह है वो फूली हुई महसूस होती है, तो लहरें बढ़ जाती हैं, तो टाइड्स आती हैं। ये कारण है टाइड्स के आने का। और चांद का ही गुरुत्वाकर्षण बल है जो धरती को एक एंगल पे, धरती का जो एंगल है, धरती सीधी नहीं खड़ी है, थोड़ी टेढ़ी है, तकरीबन 23 डिग्री पे थोड़ा सा उस पर झुकाव है, उसको स्टेबलाइज करता है, जिसके चलते धरती पर इतने सारे जो अलग अलग ऋतुएं आती हैं, जो हम देखते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, और जो अलग अलग टेम्परेचर साइकिल होती है, वो इसीलिए होती है, नहीं तो अब तक शायद वो खत्म हो चुकी होती। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे मन में एक शंका आ रही है। आप वैज्ञानिक हैं, इसलिए मैं अपनी शंका समाधान करना चाहता हूं। जिस प्रकार आपने अभी कहा कि सूर्य को कभी भी खुले नेत्रों से नहीं देखना चाहिए, तो ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, ज्योतिष भी वह विद्या है जो सूर्य और चंद्रमा इत्यादि के का बोधन करता है, अर्थात वहां से रीडिंग करता है, वहां की विद्या को ग्रहण करता है। और वहां पर ज्योतिष में सूर्य को अर्घ देने का विधान है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जब सूर्य को अर्घ दे तो नेत्रों को बंद कर लेना चाहिए क्या? हाँ, आपको खुली आंखों से सूर्य को नहीं देखना, या सूरज को केवल आप आपको नहीं ग्रहण देखना। के समय कह रहे हैं कि ग्रहण के समय नहीं देखना चाहिए? क्योंकि देखिए, आपने कहा कभी नहीं देखना ग्रहण चाहिए, के तो अर्घ समय देते हमारे समय मन में और उत्सुकता होती है कि सूरज कैसा दिखेगा, वो उसकी रिंग दिखेगी, वो एक हीरे की वो रिंग के जैसे दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा। और उस वक्त अगर मान लीजिए छोटे बच्चे हैं और वो सूरज को देख रहे हैं, सूरज का जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो जो पार्ट है सूरज की रोशनी का, जो आंखों को हानि पहुंचा सकता है, वो अभी भी एक बात जो मैं आ रहा जोड़ना है। चाहूंगा, उसे जल से देखते हैं। जब आप जल दे रहे होते हैं सूर्यदेव को, आप जो जल दे रहे होते हैं जब, तो उसे जल से देखना चाहिए सूर्यदेव को। डायरेक्ट देखने से अल्ट्रावायलेट किरणें इंपैक्ट करती हैं। तो ये प्रश्न था शास्त्री जी का, उसका जो नहीं, अच्छा, जो मेरे ज्योतिषी मन पहलू में, है, मनीष जी, जल हाँ। से देखा जाए। अल्ट्रावायलेट को मनीष जी, सिर्फ ओजोन रोकता है, हाँ, मनीष जी, अल्ट्रावायलेट रेज को कि मतलब क्योंकि ऐसे आम तौर पर जो हम महसूस करते हैं तपिश जो सूर्य की है, वो दिन के वक्त पर बहुत महसूस करते हैं, शाम में दिन के तुलनात्मक और सुबह तुलना में कम होता है। तो क्या वो जो रेजेस की जो बात आप कर रहे हैं, वो सुबह और शाम में भी उतनी ही प्रबल रहती है जितनी दिन में? सुबह शाम क्या वो छूट है कि देख सकते हैं और दोपहर में एकदम ना देखें? 8 AM देखिए, एक्चुअली सूरज की रोशनी जब धरती पर गिरती है, माने जा रही हो। तो धरती के ऊपर जो वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन गैसेस कहा जाती हैं, इनको ग्रीन हाउस गैसेस। ये सूरज की रोशनी जब धरती पर गिरती है, वो रोशनी धरती पर टकराकर जब वापस आती है, उसको वो रोक लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं ना कि धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हिमालय पे बर्फ पिघल रही है, अटलांटिक में आर्कटिक सर्कल में बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं क्योंकि एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो जब वो एक्यूमुलेट होता जाता है और जब सूरज की रोशनी आ रही है, तो आप देखिए ना, इसको आप ऐसे समझिए, जब सूरज सनराइज होता है उसके बाद कंटिन्यूअसली उसकी रेडिएशन जो है, जो उसका जो हीट इनपुट है, थर्मल इनपुट है, वो धरती को मिल रहा है, वो एक्यूमुलेट होता रहता है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। आप अगर नॉर्दर्न रीजन्स में जाएंगे, सूरज की रोशनी तब भी आपको पूरी दिख रही है, तब भी आपके स्किन पे जो सनबर्न है उसके होने के चांसेस हैं, बट वो टेम्परेचर वहां पे ठंडा है क्योंकि आप थोड़े एल्टीट्यूड पे ऊपर चले गए हैं। तो हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेयर के कारण जो थोड़ी ठंडक होती है वो हायर एल्टीट्यूड की ठंडक है, वहां पर आपको सूरज की इतनी महसूस नहीं होगी गर्मी। वही सूरज आपको, आप राजस्थान में आइए, रेगिस्तान में
आपको जबरदस्त गर्मी महसूस होगी। तो हम हिल स्टेशन पे इसीलिए तो चले जाते हैं जब गर्मियों का टाइम होता है, कि वहां पर हमें इतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। तो ये जो पूरा साइकिल है, ये जो एटमॉस्फेयर का फिनोमेना है, ये उससे होता है। लेकिन किसी भी जगह से सूरज को आप खुली आंखों से नहीं देखेंगे, चांद को आप कभी भी खुली आंखों से एक देखिए। चीज जोड़ना चाहेंगे अर्पिता जी विद रीजनिंग। देखिए, आपने भी सुना, हमारे सब बुजुर्ग कहते हैं उगते सूरज को सलाम। तो बात समझिए, उगते सूरज को सलाम, कभी ढलते सूरज को सलाम नहीं बोला गया है। क्यों? उगता सूरज कब है? 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, सर्दियों के दिन में 7 बजे। तो अब अगर आप 11 बजे, 12 बजे जब सूर्य अपने परम प्रकाश पे होता है, उच्च का जिसको बोलते हैं, जब आप उस समय देखेंगे 100% आइस प्रभावित होंगी। उगते सूरज को सलाम का मतलब ही है 7 से 8, 1 घंटा ज्यादा मान लीजिए, 2 घंटे मान लीजिए, चलिए 9 बजे तक, तब आप जल देते समय जल से उसे देखेंगे। लेकिन अगर आप 12 बजे सूरज देव को जल दे रहे हैं और सीधी आंखों से देख रहे हैं, तो जो कि ज्योतिष शास्त्र मना करता है, 12 बजे का विधान नहीं है, 12 बजे का विधान नहीं है। और ये साइंटिस्ट साहब भी वही कह रहे हैं, 9 बजे तक आप जल दे साइंटिस्ट लीजिए साहब भी और वही तब कह रहे हैं कि आपकी आंखें इंपैक्ट हो जाएंगी। तो उगते सूरज को सलाम, सिंपल सी बात है। अगर 7 बजे सूर्योदय है, 8 बजे तक दे लीजिए। डॉक्टर कहते 11 हैं बजे न्यू नहीं दे बॉर्न सकते। बेबी को, न्यू बॉर्न तुरंत बेबी जाके को रखिए। डॉक्टर 8 कहते हैं PM कि से सुबह पहले की की जो धूप सूर्य दिखाओ। की किरण है, सुबह 6 वो बजे, विटामिन 7 डी बजे। के लिए बोलते हैं। हाँ हाँ, तो विटामिन डी मिलेगी। नहीं, यहाँ बात आंखों की हो रही है, वो तो बच्चा अर्पिता जी, वैसे भी आंख अर्पिता बंद जी, करके विटामिन ही डी नहीं है, सिर्फ विटामिन डी नहीं है, विटामिन हमारी डी के आरोग्यता के लिए कारक हम हैं, जब बात करते हमारी हैं तो ऑक्सीजन के मेल कारक फॉर्म हैं। की बात इस करते हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के कारक है, बिना उसके हम जीवन नहीं रह सकते। तो सिर्फ विटामिन डी की बात नहीं है, वो पहली किरण है जिसकी वजह से हम और आप जिंदा हैं। डॉक्टर बहुत सलाह और देते हैं। रीजन है, सिर्फ नहीं, विटामिन उनका डी रीजन नहीं। तो यही है कि बच्चों विटामिन डी मिले, और आंख तो वैसे भी बच्चा बंद ही रखता है, हेल्दी छोटा बोन्स, बच्चा। देखिए, यहाँ कैल्शियम पे और जो है इसका जो कनेक्शन है वो हैप्पी हार्मोन से भी है अर्पिता जी। जो ब्रेथ वर्क में हम लोगों ने सीखा कि जो मॉर्निंग, प्रवीण जी की बात को एक्सटेंड करते हुए बोल रही हूँ कि आजकल मेडिकल डॉक्टर्स, इवन जो लेडीज हैं जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा पेन रहता है, कैल्शियम की कमी है, जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, उन्हें 8 बजे से पहले की जो धूप है वो दिखानी चाहिए, ताकि उनके इससे हैप्पी हार्मोन सिक्रेशन, आपके मूड का जो हेल्दी रहना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे आपकी बोन्स भी हेल्दी होती है, कैल्शियम कंटेंट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। 8 AM के बाद जो है नहीं, लेकिन 8 कोई AM से 12 बजे पहले धूप में नहीं रखता है और बच्चों को, ना जिन कोई भी- डॉक्टर कहते हैं। और जिन भी कंट्रीज में जहां पर सन जो है बहुत दिन तक, बहुत महीनों तक नहीं निकलता, अलग अलग ज्योग्राफीज हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो वहां पर जो है डिप्रेशन केसेस, एंजाइटी के केसेस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड अमाउंट में होते हैं, जहां जहां पर बहुत दिन तक धूप नहीं निकलती है या फिर धूप से दूर रहने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सूर्य का पॉजिटिविटी से, हमारे जीवन में सनराइज से बहुत बड़ा अभी छठ मेंटल का पर्व हेल्थ का आएगा, कनेक्शन तो आप देखिएगा कि उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। फिर हस्ताचल सूर्य, जब जो है सूर्य अस्त होने लगता है, तो जल में खड़े होकर के जल देने की परंपरा। और ये जो छठ का पर्व है अर्पिता जी, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। तो विज्ञान और जो हमारे डॉक्टर हैं सब ये मानते हैं कि जो सनराइज है और सनसेट है, उस टाइम पे रेज ऐसी नहीं होती जो शरीर को नुकसान करें। दोपहर का जो समय है वो उचित नहीं है, उसमें तभी बचना। सनसेट पे फोटो खिंचाने की भी परंपरा है। देखिए, ऐसा है कि शास्त्री जी की बात को मैं बिल्कुल सहमत हूँ। संध्या होती है त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ संध्या में सूर्य को 3 बार जल दिया जाता है। क्यों शास्त्री जी? उत्तमा तार को पेता, मध्यमा तार लुप्त का। सूर्य को जो प्रातःकालीन की बात मिश्रा जी ने कही, प्रतीक जी ने कही, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन सूर्य को जल देने का सुबह का समय क्या है? उत्तमा तार को पेता, उत्तम जो है जल देने का समय वह होता है जब पूरब में तारागण आपके अस्त हो रहे होते हैं, और उससे सूर्योदय से पहले किसका उदय होता है? उनके सारथी का उदय होता है, अरुणोदय का, जो पूरब में लालिमा फैली होती है। मध्यमा तार लुप्त का, मध्यम जो सूर्य को जल देते हैं वो कब होता है? प्रथम तो है जब तारागण दिख रहे हो, मध्यमा तार लुप्त का, मध्य में जब तारागण लुप्त हो गए हों। और फिर जो है तीसरे कैटेगरी का सूर्य को जल तब कहा गया है जब सूर्य उदित हो जाता है। तो यहां जो सूर्य जल देने का विधान है वो इस प्रकार का है। और सूर्य को जल 3 बार दिया जाता है। प्रातःकालीन जो लोग त्रिकालज्ञ संध्या करते होंगे ब्राह्मण, उनको ज्ञान होगा। और ब्राह्मणों की जो मूल जड़ चीज है, कहते हैं कि विप्रो वृक्षस तस्य मूलम च संध्या। तो प्रातःकालीन भी सूर्य को जल देते हैं, मध्याह्नकालीन भी देते हैं और सायंकालीन भी देते हैं। बात यह है कि सूर्य को जल जब भी दें, प्रातःकालीन तो दिखता ही नहीं है, सायंकालीन आपको अस्त होती हुई देते, लेकिन मध्याह्नकालीन में सूर्य को जल सदैव सिर झुका के दिया जाता है। और जो जल गिरता है वो जल से जो सूर्य की किरणों से जल टकराता है, उसकी जो किरणें टकराती हैं और वो किरणें जो आपके शरीर में पड़ती हैं
उससे आप जो है ऊर्जावान बनते हैं, सूर्य की ही तरह ओजस्वी और तेजस्वी, और सूर्य की ही भांति आप जो है कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास से परिपक्व होते हैं। ये विधान है इसमें। अब जरा इसमें सिद्धार्थ जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, थोड़ा आगे बढ़ते हुए, संजय शर्मा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। संजय, अगर आप दिखा पाए वहां पर हरिद्वार में किस तरह से लोग जो हैं चंद्रग्रहण को देख रहे हैं, या किस तरह से मंत्रोच्चार हो रहा है, या अगर आप कैमरे की नजर से दिखा सकें कि वहां पर चंद्रमा अभी कैसा नजर आ रहा है। अभी तो सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि बादल छा गए हैं, चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हाँ, ये गंगा की रेत पर आप देख सकते हैं, हर की पैड़ी और ये ब्रह्म कुंड पर है। यहाँ सीढ़ियों पर भी लोग बैठे हैं, जप तप कर रहे हैं और अपने ध्यान में मग्न हैं। और वहाँ भी आप उस पार भी सीढ़ियों पर लोग बैठे हैं। कुछ लोगों ने गंगा की धार में, वो लगभग 2 घंटे से गंगा की धार में वहाँ कमर तक पानी में खड़े हैं और जाप कर रहे हैं। तो जो हमारा विज्ञान है और जो हमारा ज्ञान है, वो सारा यही कहता है कि ग्रहण के समय नेगेटिव एनर्जी बहुत पावरफुल रहती हैं, वातावरण में वो रहती हैं। उसके निराकरण के लिए, उसका असर कम करने के लिए पानी के पास, बहते पानी के पास, और वो भी पवित्र नदियों और सरोवरों और तीर्थों में वहां पर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे विज्ञान भी कहता है कि जो रेडियो एक्टिव पानी है, जो रेडियो एक्टिविटी है, वो सिर्फ पानी से ही उसका शमन किया जा सकता है। इसीलिए जब कहते हैं कि शिवलिंग का आकार ऐसा है जैसे जो परमाणविक भट्टियां होती हैं, उसका जो शेप है वो शिवलिंग की तरह होता है। और ये शिवलिंग पर रेडियो एक्टिव चीजें ज्यादा असर करती हैं, यानी शिवलिंग उनको आकर्षित करता है, इसलिए वहां पर पानी जलधारा चढ़ाई जाती है, यानी उनका अभिषेक किया जाता है। तो ये तमाम चीजें आप देखिए, जहां भी परमाणुविक ऊर्जा के केंद्र हैं, वो समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, जल स्रोतों के किनारे हैं, ताकि उस रेडियो एक्टिविटी को पानी के जरिए उसको निष्क्रिय किया जा सके। और यही वजह है कि जब ये सारी अल्ट्रावायलेट रेज कहें, जब सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण के समय जो नेगेटिव एनर्जी है, उसका शमन करने के लिए, उसका उपाय करने के लिए लोग नदियों के किनारे, जल स्रोतों के किनारे और शिव मंदिरों के आसपास, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ बता रहे थे, तो वो करने की परंपरा है। और ये परंपरा सिर्फ ऐसे अंध परंपरा नहीं, इसके पीछे तर्क है, जो तर्क कई पीढ़ियों तक ना हम अपने अगले आने वाली पीढ़ियों को दे पाए, ना हम अपनी पुरानी पीढ़ियों से ले पाए, ना उन्होंने दिए। तो इसकी वजह से, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि हमारे ऋषियों, मुनियों, मनीषियों को ये पता था कि आगे आने वाली पीढ़ियां इसको तर्क के हिसाब से अगर समझाएं तो उनका स्तर इतना नहीं है कि वो तर्क के हिसाब से समझ सकें। तो लिहाजा उन्होंने इन सारी चीजों को धर्म के साथ जोड़ दिया, आध्यात्म के साथ जोड़ दिया, परंपराओं के साथ जोड़ दिया, और वही आज भी है। आज का विज्ञान भी धीरे धीरे इन सारी चीजों को मान तो रहा है, जहां जहां प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वो तर्क यही है कि जब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो तो आपको किसी बहते हुए जल स्रोत के पास, उसमें भी पवित्र नदियां जो हिमालय जैसे पर्वत से निकलती हैं, उनके आसपास अगर आप रहते हैं तो आप उस नेगेटिविटी पे पार पा सकते हैं, उसके असर को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा भर सकते हैं। तो यही वजह है कि ये तमाम लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं, और हमें नासिक के लोग मिले, हमें कश्मीर के लोग मिले, तो ये सारे लोग आए हुए हैं। और यहाँ गंगा की रेत पर भी वो मौजूद हैं, और सबके हाथों में कुछ लोग जप कर रहे हैं। अभी हमने एक महिला को देखा, वो रामचरितमानस का पाठ कर रही थी, कई लोगों को गीता का पाठ करते हुए देखा है, कई लोग अपने अपने मंत्रों के जाप कर रहे हैं, यानी तन मन धन तीनों की शुद्धि के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जिससे कि वो ग्रहण का असर है उसको वो कम कर सकें। और चंद्रमा का मन पर तो असर पड़ता है, तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, लेकिन ग्रहण का असर पड़ता है ये विज्ञान नहीं मानता। विज्ञान इसको एक खगोलीय घटना मानता है। खगोलीय घटना तो हमारा ज्योतिष शास्त्र भी मानता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र उसके साथ कई मान्यताओं के साथ चलता है, विज्ञान सिर्फ प्रमाण के साथ चलता है। तो ज्ञान और विज्ञान में फर्क यही है कि विज्ञान को प्रमाण चाहिए और ज्ञान प्रमाण के आधार पर आता है। तो इसलिए दोनों अलग अलग, एक ही जगह तक पहुंचने के लिए दो अलग अलग रास्ते हैं। तो यही अंतर है, और यही वजह है कि ये नई पीढ़ी भी है, इसमें पुरानी पीढ़ी भी है, तमाम लोग हैं जो यहाँ पर अपने अपने ग्रहों के असर को, यानी ग्रहण के असर को कम करने के लिए, पॉजिटिविटी ग्रहण करने के लिए यहाँ ग्रहण के अवसर पर यहाँ पहुंचे हैं। मनीष जी, एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि क्या विज्ञान ये मानता है कि चंद्रमा का मन पर असर होता है?
देखिए चांद का असर जो है वो ग्रेविटेशनल फॉर्म में होता है, जो अर्थ पे होता है, जो अपनी टाइड्स पे होता है। मन, अगर हम बात करें साइंस के हिसाब से तो मन अपना हार्ट हुआ, लेकिन जब हम बात करते हैं मन की, अगर हम फिलोसॉफिकल चले जाएं तो शायद अपने हार्ट को मन नहीं कहते, ना अपने माइंड को, ना अपने ब्रेन को मन कहते हैं। तो साइंस के लिए मुश्किल ये होगा कि हम ये डिफाइन कर पाए कि मन है क्या क्या। है। जी। तो बात हाँ जी, नहीं, बड़ी अच्छी बात देखिए इन्होंने कही कि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ पर असर डालता है। अब अर्थ में जो है वाटर सबसे ज्यादा है, और जो हमारा ये शरीर है जिसको हम पिंड बोलते हैं, इसमें भी वाटर सबसे ज्यादा है। ब्लड है, ब्लड में भी वाटर है। तो जब चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर असर डाल रहा है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, वाटर है, सब पर असर डाल रहा है, तो हम भी तो इसी अर्थ में हैं, तो हमारे ऊपर भी असर डालेगा, और हमारे अंदर जो वाटर है उस पर भी असर डालेगा। तो मन क्या है, जब 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 धरती का पानी हिल रहा है तो हमारे शरीर का भी पानी हिल रहा है। लोगों को बेचैनी क्यों होती है? जब उनके अंदर का जो वाटर एलिमेंट है ऊपर नीचे होता है। किसी को ज्यादा अभी प्यास लग रही होगी, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं लोग, किसी को ज्यादा प्यास लग रही होगी, किसी का मन थोड़ा सा अजीब हो रहा होगा, तो इसीलिए लोग कहते हैं मंत्र जाप करो, भजन करो, तो तुम उस चीज से निकल पाओगे। कई बार क्या होता है कि जब ये ग्रहण के 1-2 दिन पहले और ग्रहण के 1-2 दिन बाद लोगों का, जैसे पंडित जी बता रहे थे, हमारे विद्वानों ने बताया कि जिनका चंद्रमा कमजोर होता है ज्योतिष के हिसाब से, 6ठे 8वें 12वें घर में बैठा होता है, ऐसे लोग जो है गलत डिसीजन ले बैठते हैं, क्योंकि मेंटल स्टेटस उनका बढ़िया नहीं होता, तो गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो शास्त्र ये कहता है कि आप गलत डिसीजन ना ले पाए, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, आपके घर में सुख शांति रहे, इसलिए आप इस समय को अच्छे तरीके से यूज कर लें भगवान का भजन करने में, कि आपको वो एनर्जी मिल जाए, पॉजिटिव एनर्जी, जो आपके डिसीजन को जो है प्रभावित ना करे। कुल मिलाकर जहां से भी पॉजिटिव एनर्जी आप ला सकते हो वो कोशिश आपको करनी है, सीधा सा ये मतलब। पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ही भगवान से, मिलेगी ही ईश्वर की नेगेटिव जो है एनर्जी तो की शरणा बात करते हैं। जी जी मनीष जी। हाँ, तो फिजिक्स के हिसाब से नेगेटिव एनर्जी की जब बात करी जाती है वो अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशन जो है, जब उस एनर्जी की हम बात करते हैं वो नेगेटिव है, उसके आगे एक माइनस का साइन लगता है क्योंकि वो अट्रैक्शन है। जब बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खींच रहा है जिससे एटम बन रहा है, उसकी जब एनर्जी की बात करते हैं वो नेगेटिव है। तो जहां पर अट्रैक्शन है वहां पर एनर्जी जो है उसको नेगेटिव माना जाता है। मतलब आप अगर समझना चाहें तो जब हम बात करते हैं फिलोसॉफिकली कि नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो उस एनर्जी को हम सूरज से आने वाले रेडिएशंस की एनर्जी से, चांद जिस तरीके से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल पुल जो है उसकी जो एनर्जी है वो मुझे नहीं पता कैसे रिलेट कर पाएंगे। लेकिन फिजिक्स के अंदर जब नेगेटिव एनर्जी की बात करी जाए तो वी पुट अ माइनस साइन, जहां पर भी हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि देयर इज अ नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल है बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं। ये बात बार बार हुई है नेगेटिव एनर्जी की, तो मैं सोचा थोड़ा सा ये बता दें कि हम इसको कैसे देखते हैं।